मर्म के विशेष ज्ञान के बिना एक अच्छे सर्जन बनना आयुर्वेद में इट्स टू डिफिकल्ट, जस्ट इम्पॉसिबल है। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और शारीर क्या पूरे रचना में सबसे डिफिकल्ट पोर्शन जो है वो है मर्म, और बच्चों को लगता है कितना रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है, क्या होगा, या फिर बहुत ज्यादा रुझा होगा कि सफरिंग से पीड़ित होकर उसका मृत्यु हो रहा है। तो वही पढ़ेंगे हम विद्या लक्षण में। ओम धन्वंतराय नमः। सुश्रुत शारीर श्रेष्ठ। और जब हम शारीर स्थान की बात करेंगे तो उसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो क्या है, वो है 6 चैप्टर प्रत्येक मर्म निर्देश शरीर। तो मर्म वाला एस्पेक्ट जो है नॉट ओनली फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक ऑल इंडिया आयुर्वेद पीजी एंट्रेंस टेस्ट, बट फॉर ऑल स्टेट पीएससी मेडिकल ऑफिसर्स एग्जाम ऑफ आयुर्वेद। और उसको छोड़ के भी अगर हम सर्जरी में प्रैक्टिस की बात करेंगे, मर्म के विशेष ज्ञान के बिना एक अच्छे सर्जन बनना आयुर्वेद में इट्स टू डिफिकल्ट, जस्ट इम्पॉसिबल है। तो आज हम देखेंगे कालांतर प्राणाहार मर्म। क्योंकि ऑल इंडिया आयुर्वेद पीजी एंट्रेंस टेस्ट में कालांतर प्राणाहार मर्म से ही क्वेश्चन था। प्रत्येक मर्म निर्देश शरीर, इसका अर्थ क्या है? उसका अर्थ हुआ प्रति एक मर्म। टोटल मर्म का संख्या होता है 107। तो वो हर एक मर्म के बारे में डिटेल में आचार्य सुश्रुत ने आपको यहाँ पर बताए हैं। उससे फिर हम पढ़ेंगे कालांतर प्राणाहार मर्म। व्हाट डज इट मीन? कालांतर प्राणाहार मर्म का अर्थ है, सपोज पहले हम मर्म को समझाएंगे आपको। तो मर्म क्या है ना? मर्म है मारयन्ति इति मर्माणि। जिस जगह में आघात होने पर मृत्यु हो जाता है उसको ही कहेंगे मर्म। फिर मर्म के जब डिवीजन हम जानेंगे तो आप सबसे पहले आप पढ़ते हैं क्या ना? सबसे पहले आप पढ़ते हैं रचना, उसके रचनात्मक डिवीजन कैसे बना वो। उसके बाद हम पढ़ते हैं परिणाम, वहां पर आघात होगा तो क्या होगा, तो उसको कहते हैं परिणाम के आधार पर मर्म का डिवीजन। उसके बाद हम देखेंगे प्रमाण, कितने कितने अंगुल का है ये, तो उसको कहते हैं प्रमाण। नेक्स्ट आता है आश्रय, कहां पर है ये, शाखागत है, ऊर्ध्वजत्रुगत है या कोष्ठगत है। उसके आधार पर हम देखेंगे कि ये कौन से जगह का मर्म है, तो आश्रय के आधार पर। तो चलिए हम देखेंगे कालांतर प्राणाहार मर्म। तो कालांतर प्राणाहार मर्म जो है वो सद्य प्राणाहार से कैसे भिन्न है, विशल्यग्न से कैसे भिन्न है। कालांतर प्राणाहार मर्म का अर्थ ये हुआ जहां पर आघात होने से काल अंतर यानी कुछ ड्यूरेशन के बाद उसमें मृत्यु होता है। वो ड्यूरेशन क्या है? वो ड्यूरेशन है एक पक्ष से एक मास, यानी 15 डेज से लेकर 1 मंथ के अंदर मृत्यु होता है। तो फिर वो एक पक्ष से एक मास तक होगा क्या ना, उसमें सफरिंग्स होती है। तो हमको जो यहाँ पर जानेंगे हम, उसमें आप देखेंगे कि विद्ध होगा तो क्या होगा। तो इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और शारीर क्या पूरे रचना में सबसे डिफिकल्ट पोर्शन जो है वो है मर्म, और बच्चों को लगता है कितना रटने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। क्लियरली आपको समझ जाना है उस चीज को। तो कालांतर प्राणाहार यानी 15 दिन से 1 मास के अंदर उसका मृत्यु होगा। तो वो 15 दिन से 1 मास पेशेंट को बहुत सफर करना पड़ेगा। तो वो कैसे सफर करेगा? क्या उसमें सोफा होगा, क्या इसमें लोहितक क्षय होगा, क्या होगा, या फिर बहुत ज्यादा रुझा होगा कि सफरिंग से पीड़ित होकर उसका मृत्यु हो रहा है। तो वही पढ़ेंगे हम विद्या लक्षण में। तो कालांतर प्राणाहार मर्म के जो संख्या होता है वो होता है 33। क्या है वो है बक्ष मर्माणी, सीमंत तलक्षिप्र इंद्रवस्तय, फिर पार्श्व संधि, कटिक तरुण, नितंब और बृहति। तो इतने होते हैं हमारे कालांतर प्राणाहार मर्म। तो सबसे पहले हम जानेंगे क्षिप्र के बारे में। तो क्षिप्र संख्या में 4 होते हैं, वो हाथ में 2 रहते हैं, पैर में 2 रहते हैं। आप देख सकते हैं अंगुष्ठ और अंगुली ये दोनों के बीच में रहा यहाँ पर क्षिप्र मर्म। तो रचना के भेद से ये स्नायु मर्म है। स्नायु मर्म का संख्या 27 है और उनमें से एक है 27 में से एक है क्षिप्र। तो रचना भेद से वो हो गया क्या? वो हो गया आपका स्नायु मर्म। उसके नेक्स्ट हम देखेंगे कि उसका परिणाम क्या है ना। परिणाम है उसका कालांतर।
नेक्स्ट आता है उसका प्रमाण कितना है ना, अर्ध अंगुल। तो यहां पर मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि जो मर्म का प्रमाण है तो उसका इंपॉर्टेंस क्या है। उसका इंपॉर्टेंस ये है कि सपोज हम पढ़ते हैं क्षिप्र मर्म, तो क्षिप्र मर्म का जो प्रमाण है वो है अर्धांगुल, यानी क्षिप्र में बिद्ध होने से जो आक्षेपेण मरणम आप देखते हैं ये उसका उपद्रव है, यानी कन्वल्सन होगा, आक्षेप होगा, फिर मृत्यु होगा। तो वो होगा कब ना, ये आधा अंगुल के अंदर अगर बिद्ध हुआ तो। आधा अंगुल के बाहर हो रहा है तो ये होना निश्चय नहीं है, लेकिन अर्ध अंगुल परिमित एरिया के अंदर अगर बिद्ध हुआ तो वहां पर निश्चय आक्षेपेण मरणम होगा। नेक्स्ट तल हृदय। तल हृदय मांस मर्म है रचना के आधार पर, कालांतर प्राणहर मर्म है, ये अर्धांगुल प्रमाण है, और यहां पर बिद्ध होती है तो रुजा भी मरणम। क्यों रुजा हुई? क्योंकि ये मांस मर्म है, मांस धातु का काम है शरीर पुष्टि करना, तो यहां पर बिद्ध होने से रुजा, क्योंकि शरीर का पोषण ठीक से नहीं हो पाया तो पीड़ित होगा, तो रुजा भी मरणम। ये जो 15 दिन से 1 मास ये रुजा से तरह तरह की वेदना से पीड़ित होकर उसको मृत्यु हो रहा है। जबकि प्रीवियस वन में हम क्या पढ़े, आक्षेपेण मरणम, क्योंकि वो स्नायु मर्म था, तो स्नायुगत वात ये वात व्याधि उत्पन्न करता है। उसमें आप देखेंगे अंतरायाम, बहिरायाम, एकांग रोग, सर्वांग रोग, कोब्ज और खल्ली, तो वो सारे हैं वात व्याधि। तो क्षिप्र मर्म जब विद्ध होती है तो वहां पर होती है क्या, आक्षेपेण मरणम। जबकि तल हृदय मर्म में विद्ध हुआ तो वहां पर हो गया रुजा भी मरणम। और उसका आप देख सकते हैं कि ये पाम है आपका, तो उसमें पूरा सेंटर में आचार्य कहते हैं मध्यमा अंगुली अनुपूर्वेण, ये मध्यमा अंगुली है, उसके पीछे पीछे आप जाएंगे तो बिल्कुल सेंटर जो है उसको कहते हैं तल हृदय। नेक्स्ट इंद्रवस्ती, मांस मर्म है, ये कालांतर प्राणहर है, परिणाम के आधार पर अर्धांगुल परिमित है, शोणित क्षयण मरणम। शोणित क्षय, यहाँ पर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होगा, फिर उसके बाद मृत्यु हो जाता है इंद्रवस्ती मर्म विद्ध होती है तो। क्यों? क्योंकि जो मांस मर्म है, जो मांसधरा कला, हम चलते हैं कला में 7 कला है, उनमें से जो प्रथम कला है उसको मांसधरा कला कहते हैं। उसका काम क्या है? उसका काम है शिरा धमनियों को अधिष्ठान प्रदान करना। शिरा धमनी के अंदर कौन है? शिरा धमनी के अंदर रक्त है। तो अगर इंद्रवस्ती मर्म विद्ध हुआ तो वहां पर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होके, शोणित क्षय होके फिर मृत्यु हो रहा है, शोणित क्षयण मरणम। और इंद्रवस्ती का जो लोकेशन है वो कहां पर है? इंद्रवस्ती का लोकेशन है कि आपका जो 4 आर्म है, ऐसे ही जानू से लेकर आप नीचे तक जाएंगे पाद तक, तो उसके अंदर मध्य में जो है वो है इंद्रवस्ती मर्म, तो विद्ध होगा तो शोणित क्षयण मरणम। नेक्स्ट ये क्षिप्र ऑलरेडी डिस्कस्ड, तो ये पादगत है, पहले जो पढ़े थे वो हस्तगत था, तो ये पादगत है। तो यहाँ पर ये अंगुष्ठ अंगुली के बीच में ये पॉइंट है, और सेम वही रहेगा, रचना में वो स्नायु और परिणाम में वो कालांतर, अर्धांगुल परिमित है और आक्षेपेण मरणम। नेक्स्ट तल हृदय सेम है, तो वहां पर हस्त था, यहाँ पर पाद है, यूनो। क्षिप्र भी संख्या में 4 है, तल हृदय भी 4 है, तो ये तल हृदय पादगत है। हमने हस्तगत के बारे में पढ़े थे, बाकी सारे समान है। इंद्रवस्ती ये पादगत है, सेम रहेगा। नेक्स्ट इज स्तनमूल, इंपॉर्टेंट है। तो जब हमने कालांतर प्राणहर मर्म पढ़ते हैं उसमें सबसे पहले आचार्य कहते हैं वक्ष मर्माणी। तो व्हाट इज दैट? वक्ष मर्माणी का अर्थ है वक्ष प्रदेश में जो मर्म रहा। तो वक्ष प्रदेश की अगर बात करते हैं, द मोस्ट वाइटल पार्ट इज हृदय। तो हृदय कहाँ गया? हृदय गया सद्य प्राणहर मर्म में। तो सद्य प्राणहर मर्म में हृदय रहा, बाकी जो 8 रहे, तो वो 8 क्या है? वो 8 है स्तनमूल, स्तनरोहित, अपलाप, अपस्तंभ। ये संख्या में 2-2 है, तो करके टोटल कितना हो गया? 8 है। तो ये बोल रहे हैं उनमें से एक है स्तनमूल, और ये रचना भेद से ये होगा शिरामर्म, स्तनमूल, जबकि स्तनरोहित हो जाएगा मांसमर्म। तो स्तनमूल रचना के अनुसार वो शिरामर्म है, कालांतर प्राणहर मर्म है, 2 अंगुल परिमित है, ये इंपॉर्टेंट है, 2 अंगुल परिमित, जबकि आचार्य बागभट्ट कहते हैं कि ये 1 अंगुल परिमित है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं बागभट्ट के अनुसार स्तनमूल जो है वो है 1 अंगुल परिमित। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम।
आचार्य सुश्रुत के अनुसार 2 अंगुल परिमित है, आचार्य वाग्भट के अनुसार 1 अंगुल परिमित है। फिर यहाँ पर विद्ध होगा तो क्या होगा ना, कफपूर्ण कोष्ठतया काश श्वासाभ्याम मरणम, यानी कोष्ठ कफ से भर जाएगा, फिर पेशेंट काश श्वास से पीड़ित होकर मृत्यु। हमने पहले आपको बताए हैं, इसका नाम है कालांतर प्रणहर मर्म विथ सफरिंग्स अल्टीमेटली डेथ। तो सफरिंग्स क्या होगा ना, उसके चेस्ट में कफ से भरा हुआ रहेगा, कंजेशन रहेगा, काश श्वास से पीड़ित होगा और उसके बाद मृत्यु हो रहा है। स्तन मूल कहाँ पर है? स्तन मूल है, आप देख सकते हैं कि स्तन चुचुक से 2 अंगुल नीचे, उसको कहते हैं स्तन मूल, जबकि स्तन रोहित होगा 2 अंगुल ऊपर। रोहित शब्द जो है वो आता है आरोहण से, तो ऊपर की ओर 2 अंगुल ऊपर रहेगा स्तन रोहित जो कि मांसमर्म है, जबकि 2 अंगुल नीचे रहेगा स्तन मूल जो कि शिरामर्म है। नेक्स्ट स्तन रोहित, तो ये मांसमर्म है, कालांतर प्राणहर है ये, अर्धांगुल परिमित है स्तन रोहित। लोहित पूर्ण कोष्ठतया काश श्वासाभ्याम मृत्य। स्तन मूल में क्या हुआ था? स्तन मूल में कफपूर्ण कोष्ठतया हुआ था, और यहाँ पर क्या हुआ? लोहित पूर्ण कोष्ठतया, कोष्ठ यानी थोरैक्स जो है वो रक्त से भर गया और उसके साथ साथ काश श्वास से पीड़ित होकर मृत्यु हो रहा है। तो काश श्वास मृत्यु तो कॉमनली प्रेजेंट रहा, लेकिन कफपूर्ण कोष्ठ हुआ स्तन मूल में, स्तन रोहित में हुआ लोहित पूर्ण कोष्ठता। अपलाप, तो अपलाप मर्म अपेक्स ऑफ लंग्स होता है वो, यानी लंग्स का जो एपिकल रीजन उसको कहेंगे अपलाप। तो ये अपलाप रचना भेद से शिरामर्म है, कालांतर प्राणहर है, अर्धांगुल परिमित है, रक्त पुय भाव में कन्वर्ट होता है, फिर मृत्यु होता है। रक्त पुय में कन्वर्ट हो जाता है, इतना सीवियर इन्फेक्शन होता है, उसके बाद उसका मृत्यु हो रहा है। तो ये होगा क्या? अपलाप के बारे में। वेराज अपस्तंभ, इसका नाम क्या हुआ? अपस्तंभ, यानी कलमनार स्ट्रक्चर, स्तंभ जैसा देखने के लिए देख सकते हैं आप। तो ये बता रहे हैं क्या ना, अपस्तंभ जो है वो शिरामर्म है, कालांतर प्राणहर मर्म है, अर्धांगुल परिमित होगा, वातपूर्ण कोष्ठतया काश श्वासाभ्याम म्रियते, वायु से भरा यहाँ पर। क्योंकि अपस्तंभ, तो हम कह सकते हैं कि हम जो ब्रोंकियल ट्री पढ़ते हैं तो वो है अपस्तंभ। तो वहां पर एयर का एक्सचेंज हो रहा है, गैसियस एक्सचेंज हो रहा है, तो बोलते हैं वातपूर्ण कोष्ठतया, कोष्ठ वहां पर लंग्स हमारा वायु से भरा हुआ है, फिर काश श्वास होकर मृत्यु हो रहा है। वातपूर्ण कोष्ठतया काश श्वासाभ्याम म्रियते। नेक्स्ट कटिक तरुण, तो कटिक तरुण रचना भेद से अस्थिमर्म है, परिणाम के भेद पे ये कालांतर प्राणहर है, अर्धांगुल परिमित है, ये शोणित क्षय से पांडु विवर्ण हीन रूप होकर मृत्यु होता है यहाँ पर। तो बोलते हैं क्या हुआ यहाँ पर ना, कटिक तरुण में जब विद्ध हुआ तो ये है कटिक तरुण। तो कटिक तरुण में जब विद्ध हुआ तो एक्सेसिव ब्लीडिंग होने लगा, शोणित क्षय। उसके बाद अत्यधिक रक्तक्षय से कौन सा रोग उत्पन्न हुआ? पांडु हुआ। फिर बी वर्ण, जब आप पांडु और कामला पढ़ते हैं तो पांडु कामला में क्या हो रहा है? आचार्य कहते हैं कि पांडु में शरीर का वर्ण जो है केतकी धूलि सन्निभ हो जाता है। केतकी फूल जो है उसका जो पुष्प रेणु है, जो धूल है, उसके जैसा वर्ण हो जाता है, उसी को कहते हैं पांडु वर्ण। तो पांडु वर्ण हुआ जो कि बी वर्ण है। फिर हीन रूप, क्योंकि हमारा रूप की बात जब हम करते हैं ना तो बाद में आता है हमारा बॉडी पार्ट्स का स्ट्रक्चर कैसा है, पहले आता है हमारा कॉम्प्लेक्सन क्या है। तो इसलिए वो कहते हैं कि पांडु हुआ, विवर्ण हुआ, फिर हीन रूप होकर मृत्यु हो रहा है। कौन है वो? कटिक तरुण। नेक्स्ट इज नितंब, तो नितंब जो है वो भी अस्थिमर्म है, रचना के आधार पर वो अस्थिमर्म है, कालांतर प्राणहर मर्म है ये, अर्धांगुल परिमित है, अधकाय शोष हो रहा है। यहाँ पर अधोकाय जो है वो सूखता हुआ चला गया। क्योंकि आप देखो जब हम खड़े होते हैं तो हमारा शरीर का मैक्सिमम भार जो है हमारा नी जॉइंट जो है, हमारा जानू जो है वो बियर करता है। लेकिन हम जब बैठ के काम करते हैं या बैठते हैं ना तो हमारा पूरे शरीर का सर्वाधिक भार जो है वो कौन लेता है? नितंब लेता है। तो बोलते हैं कि ये नितंब जब विद्ध हुआ तो अधकाय शोष, शरीर का
जो अधोकाय है उसमें शुष्कता हो गया और उसके बाद दौर्बल्य होकर मृत्यु। नेक्स्ट इज पार्श्व संधि। रचना भेद से ये सिरा मर्म है, परिणाम के आधार पर कालांतर प्रणहर है, अर्धांगुल परिमित है ये, और लोहितपूर्ण कोष्ठतया मरणम। कोष्ठ जो है लोहित से, रक्त से भरा हुआ है और उसके बाद मृत्यु हो रहा है। जबकि हमने जब पहले भी पढ़े थे स्तनमूल के बारे में तो वहां पर भी लोहितपूर्ण हुआ था। नेक्स्ट है बृहति। तो बृहति जो है रचना भेद से सिरामर्म है, एंटेरियरली जहां पर स्तनमूल है, पोस्टेरियरली उसी जगह में है बृहति मर्म। कालांतर प्राणहर है ये, अर्धांगुल परिमित है, शोणित अति प्रवृत्ति से मृत्यु हो रहा है। शोणित के अति प्रवृत्ति अभी हमने पढ़े थे, इंद्रवस्ती जो है वहां पर भी शोणित क्षय हुआ था। तो ऐसे ही बृहति जो है वहां पर भी शोणित अति प्रवृत्ति से ही मृत्यु हो रहा है। नेक्स्ट आता है सीमंत। तो सीमंत सिर में अधिष्ठित मर्म है जिसको हम कह सकते हैं ऊर्ध्व शत्रुगत मर्म, और ये सीमंत होता है संधि मर्म। आप जब रचनात्मक डिवीजन पढ़ते हैं मर्म का तो उसमें आप देखते हैं कि अस्थि मर्म होता है 8, संधि मर्म होता है 20। तो अभी जो हमने पढ़े कटिक तरुण नितंब तो ये है अस्थि मर्म थे, और सीमंत जो है वो संधि मर्म है। तो संधि मर्म में सीमंत के बारे में जब बताए वो कहते हैं संख्या में वो 5 है सीमंत। कालांतर प्राणहर मर्म है ये, स्वपाणितल कुंचितानी। जब आप प्रमाण के बारे में पढ़ते हैं आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि शिरोगत जो श्रृंगाटक है और शिरोगत जो सीमंत है तो इनका जो प्रमाण है वो कितना है, वो है स्वपाणितल कुंचित। विद्ध होगा तो उन्माद भय चित्तनाश से मरण हो रहा है। यहां पर आप देख सकते हैं ये जितने सूचर से है ना, तो फ्रंटल, पेरिएटल, ऑसिपिटल, टेम्पोरल आदि आदि जो बोन्स के बारे में, स्कॉल बोन्स के बारे में हम पढ़ते हैं, आपस में जो उनका सूचर से उसी को ही सीमंत कहे उन्होंने। तो कहते हैं कि ये स्वपाणितल कुंचित। तो स्वपाणितल कुंचित क्या है ना, अपने हथेली, स्वपाणितल अपने हथेली तो कितना है 4 अंगुल है। तो यहां पर आप लिख सकते हो कि 4 अंगुल। यहां पर और एक इंफॉर्मेशन मैं आपको देना चाहूंगी कि जब मर्म के आप प्रमाण पढ़ते हैं ना तो वहां पर आप देखेंगे कुछ मर्म होंगे जो कि आधा अंगुल है, कुछ होंगे जो 1 अंगुल परिमित है, कुछ होंगे जो 2 अंगुल परिमित है, कुछ होंगे जो 3 अंगुल परिमित है, और कुछ होंगे 4 अंगुल परिमित है। ये 4 अंगुल वाले जो हैं इन्हीं को ही कहते हैं क्या ना, स्वपाणितल, अपने हथेली, स्वपाणितल उसको कहते हैं 4 अंगुल। ठीक है। 3 अंगुल जानवर कुरपर जो है वो 3 अंगुल वाले हैं। ठीक है। मणिबंध गुल्फ की बात करेंगे तो वो 2 अंगुल है मणिबंध गुल्फ और स्तनमूल सुश्रुत के अनुसार। फिर आते हैं 1 अंगुल परिमित और अर्धांगुल परिमित। ठीक है। तो उसके नेक्स्ट हम देखें क्या ना, सीमंत में विद्ध हुआ तो उससे हुआ उन्माद भय चित्तनाश और मृत्यु। तो इसी के साथ कालांतर प्राणहर मर्म के बारे में लेक्चर समाप्त हो रहा है। धन्यवाद, नमस्कार।